अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्वेस्ट यूनिवर्सिटी के मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। आज मैं आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। जिस तरीके से मैंने आपको मेहरान यूनिवर्सिटी में करवाए थे और उसमें से बहुत सारे सवाल आए थे, इस तरीके से यहाँ पर ये जो 50 क्वेश्चन है मैंने पास पेपर से निकाल के जो सारे सवाल यहाँ पर अवेलेबल है ये भी मैंने ऑलमोस्ट पास पेपर में से निकाल के यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके निकाले हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर आज ये बताऊँ कि ये जो आज पेपर था क्वेस्ट यूनिवर्सिटी का पहला पेपर था, तो उसमें जो सवाल आज आए थे मैंने आपको कल ही वीडियो करवाई थी। तो उसमें मैंने आपको बॉयस लॉ बताया था, चार्ल्स लॉ बताया था और उसमें मैंने आपको आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक बताया था। तो ये मैंने 7-8 सवाल जितने भी अल्कोहल का आया था, एसिटिक एसिड का आया था और उसमें अमोनिया में बॉन्ड पूछा था, मीथेन का फार्मूला पूछा था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें मैंने आपको जो 2024 और 25 वाले पास पेपर करवाए वो 7-8 सवाल वही आए हैं। अब आप कहेंगे सर मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि 6 से 7 सवाल ऐसे थे जो मुझे मिले थे, बाकी मिले नहीं थे, तो वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, ये लाजमी एंड तक देखिएगा। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर जो मैंने कल आपको वीडियो में 2024 और 25 वाले एमसीक्यू कलेक्ट करके एक ही वीडियो बनाई थी, तो उसमें से बहुत सारे सवाल लगे हैं। और मैं तो फिज़िक्स का टीचर नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जो पास पेपर अवेलेबल हैं 2024 और 23 वाले रिक्रिएट पेपर पड़े हुए हैं, तो उसमें फ़िज़िक्स की जो है ना वो बहुत सारे सेम सवाल आए हैं। 90%, अगर मैं कहूँ कि 90% फिज़िक्स सेम आए तो गलत नहीं हूँ। अब ये जो वीडियो आप लाजमी जो है ना एंड तक देखना, और वो स्टूडेंट जिनका जो है ना कल या परसों क्वेश्चन यूनिट का टेस्ट है, तो वो जो है मेरी पहली जो वीडियो है वो लाजमी देख कर जाएँ और ये वीडियो, ताकि आपको बड़ा बेनिफिट होगा जिस तरीके से मेहरान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ब्रांड इज़ एन एक्के सॉल्यूशन ऑफ। जो ब्रांड है वो एक्के सॉल्यूशन होता है। एक्केस का मतलब भी होता है, मतलब एक्केस का मतलब भी होता है वाटर एड होगा, मगर किसका होता है NaCl। तो NaCl का सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर प्लस है वाटर होगा, तो ये आपके पास NaCl है। ब्रांड इज़ एन एक्के सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इक्वल शेयरिंग होती है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ प्रोटॉन लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन तो गलत है, प्रोटॉन तो हो गई। ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रॉन ये तो गलत है। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, या तो शेयर होगा या ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड जो होगा वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास है बी जवाब बिल्कुल सही है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसको हम कहते हैं आयोनिक, और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसको हम कहते हैं कोवेलेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अलॉय। अलॉय वो क्या होता है? एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है या एसिड? तो सिंपल अलॉय जो है वो मिक्सचर होता है। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ मीथेन इन नेचुरल गैस है। मीथेन की जो परसेंटेज होती है नेचुरल गैस में वो क्या होती है? वो होती है 85 to 90%। तो 4 का आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सवाल आया हुआ है, मैंने कल भी आपको करवाया था और ये आज जो है वो उसमें आया हुआ है। फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो सिंपल, ये तो सबको पता है, मेहरान में भी आया हुआ था। फार्मूला ऑफ मीथेन आपके पास CH4 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिडिक एसिड। जब अल्कोहल है C2H5OH, ये अल्कोहल है। एसिडिक एसिड मतलब के CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आपके पास है ये CH3 इस तरीके से, और COO और ये C2H5, C2H5, तो CH3COO5 ये आपके पास बन गया। इसको हम कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। ये ईस्टर बन गया। प्लस में आपके पास एक हाइड्रोजन, ये दूसरा OH, ये तो यहाँ पर ये प्लस, ये आपके पास वाटर। तो जब अल्कोहल एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको ये ईस्टर देगा और वाटर देगा। इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं, ये भी याद रखना। तो ये ईस्टर जवाब अवेलेबल है, 6 का आपके पास डी ऑप्शन है। उसके बाद है विच वन इज ऑर्गेनिक। इनमें कौन सा ऑर्गेनिक है? ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। अब ये ऑर्गेनिक कैसे? CCl4 हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, तो वो इसमें जब क्लोरीन जो है ना वो ऐड हो जाता है, ठीक है, और मीथेन में जब क्लोरीन मीथेन में ऐड हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं उस तरीके से।
तो ये आपके पास CCl4 आपके पास ये ऑर्गेनिकेशन होता है, 4 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये मीथेन होता है ना, तो ये 4 हाइड्रोजन निकल के आपके पास रिएक्शन होते हैं, तो ये आपके ये इस तरीके से 4 CCl4 हो जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ऑर्गेनिक है, इसमें भले हाइड्रोजन ना हो मगर फिर भी ये ऑर्गेनिक है। तो 7 का आपके पास ए जवाब है। उसके बाद है जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला क्या होगा? अब ये जो आपके पास है आप ये लाजमी याद रखें, क्योंकि आपको पता है कि मेरान यूनिवर्सिटी में ये बड़े टारगेट किए थे, मैंने आपको बताया था। इसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो ना वो फार्मूला जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप है उनकी लिस्ट बनाए, याद करें। और उसके बाद जो आपके पास है फार्मूला, जैसे मिसाल के तौर पर बेकिंग सोडा है, वाशिंग सोडा है, एंड इस तरीके से जितने भी हैं, कास्टिक सोडा है, सल्फ्यूरिक एसिड रेकिंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं, इस तरीके से मतलब ये आपके पास है ना, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, सारे के सारे टेबल्स याद करें। तो ये आपके पास ईस्टर का हो गया, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है, ये आपके पास ईथर है। तो यहाँ पर 8 का डी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? अब कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या है? ये तो NaCl है, मैंने कल भी आपको बताया था। और ये जो है ना आज एक सवाल आया हुआ है NaHCO3, इसको हम क्या कहते हैं? ये आज का सवाल है कास्टिक सोडा। तो आपके पास ये है NaOH, ये आपके पास है कास्टिक सोडा हो गया। इसको हम जो है ना वो सोडा ऐश कहते हैं, ठीक है, इसको हम सोडा ऐश कहेंगे। Na2CO3 ये आपके पास बेकिंग सोडा का आया हुआ है। NaHCO3 जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब आप वाशिंग सोडा का भी याद कर लो, मतलब वाशिंग सोडा जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल। अब क्वेश्चन 10 है, द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड हाइड्रोजन। ये NAD में भी आया हुआ है और ये जो है 2 मरतबा आपके पास मेरान में भी आया हुआ था। द रिएक्शन बिटवीन इथीन, अब इथीन मतलब आपके पास सिंपल जो है वो अल्कीन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अल्कीन लिखा, उसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करते थे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर आएगा, और निकल प्लाटिनम या पैलेडियम कैटालिस्ट होता है, उसकी मौजूदगी में होता है। तो ये आपके पास सिंपल अल्केन बना देता है, तो CH3 मतलब ये आपके पास इथेन बन गया। तो एडिशन ऑफ सिंपल हाइड्रोजन, इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर आपके पास सी अवेलेबल है, हाइड्रोजनेशन। 10 का सी जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 11 है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉलिड। तो मतलब जो डायमंड है और ग्रेफाइट है वो कौन सी टाइप ऑफ सॉलिड है? तो आयनिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक। तो जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है वो कोवलेंट सॉलिड है, तो 11 का बी है, और ये मेरान में भी आया हुआ है। मेल्टिंग ऑफ आइस है, ये सारे जितने भी है यहाँ पर ये रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन में भी आए हुए हैं और यहाँ मेरान में भी आए हुए हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस है, अब जो मेल्टिंग ऑफ आइस आपके पास होती है, आइस मेल्ट होती है, तो वो आपके पास जो है वो फिजिकल चेंज है। अब देखो आइस मेल्ट हुई, एक नया सब्सटेंस नहीं बना। मैंने आपको मेरान में भी 2 मरतबा इसका जो MCQ जब सोल्व कर रहा था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था, एक जो चेंज होती है 2 किस्म की, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। फिजिकल में नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जब आइस को आप मेल्ट करेंगे तो आइस ये भी आपके पास है, मतलब कि इसकी कंपोजिशन वाटर ही है ना, तो जब इसको मेल्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में आएगी, मगर फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल स्टेट चेंज होगी, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जब नया सब्सटेंस बन जाए तो हम उसको कहते हैं केमिकल चेंज। मिसाल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन है या बर्निंग ऑफ कोल है, वो आपके पास केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर ये मेल्टिंग है या सब्लिमेशन है, वो आपके पास फिजिकल चेंज है। या आप पेपर को मिसाल के तौर पर फाड़ दो, तो फाड़ने से पहले और फाड़ने के बाद जो पेपर है वो पेपर ही रहता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। जब नया सब्सटेंस बन जाए तो वो केमिकल, अगर नया सब्सटेंस ना बने तो वो आपके पास फिजिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज द फिजिकल चेंज। उसके बाद है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्कीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है CnH2n। तो ये अल्कीन का फार्मूला हो गया। तो 13 का आपके पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद ये सवाल मेरान में आया है, ये जो आपके पास होता है इसको हम क्या कहते हैं? अब यहाँ पर ये याद रखना, इसको हम कहते हैं मीथेन। अगर एक आप हाइड्रोजन हटा दो तो ये आपके पास मिथाइल बन जाएगा, रेडिकल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, R से शो करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये आपके पास मिथाइलिन बन जाता है। ये हम होमोलॉगस सीरीज में भी आपने पढ़ा होगा और वैसे भी हम पढ़ते हैं। तो ये मिथाइलिन ग्रुप बन गया। 15 का आपके पास बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 16 लिक्विड इनटू गैस है। जब लिक्विड गैस में आए तो हम उसको क्या कहते हैं? जब लिक्विड गैस में आए तो उसको हम कहते हैं एवापोरेशन।
अब लिक्विड मिसाल के तौर पर पानी है, वो गैस में है तो एवापोरेट होगा, तो एवापोरेशन कहते हैं। मेल्टिंग नहीं कहेंगे, सब्लिमेशन भी नहीं कहेंगे, कंडेंसेशन भी नहीं कहेंगे। तो 16 का आपके पास है एवापोरेशन, तो बी ऑप्शन अवेलेबल। उसके बाद है एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कर्व पाथ, जिगजैग या सर्किल। एक्सरे आपके पास जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, एक्सरेज स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ए ऑप्शन है। और ये मेरान में एक सवाल आया था एक्सरे पे कौन सी चार्ज है, तो याद रखना उस पर एक्सरे पे कोई भी चार्ज नहीं होगी, नोट चार्ज, या आप इसको न्यूट्रल भी कर सकते हैं। तो ये सवाल एनडी में आया हुआ है। और एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 19 है एम्फोटेरिक सब्सटेंस रिएक्टिव है। जो एम्फोटेरिक हैं वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो एम्फोटेरिक आपके पास जो है ना वो हैं क्या, जो एक होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब वो एसिड और बेस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं। एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ यहाँ पर जो है ना वो आपके पास रिएक्शन करते हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस रिएक्टिव है बोथ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर 19 का आपके पास सी ऑप्शन अवेलेबल है। कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड आपके पास जो होता है ना वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस बन जाता है। और कास्टिक सोडा इस कॉमन कमर्शियल नेम ऑफ, अब अभी मैंने आपको बताया था कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को हम कहते हैं NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अवेलेबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2। तो ये जनरल फार्मूला होता है अल्केन का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है टोटल एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, तो सबको पता है जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, तो 21 का यहाँ पर डी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 22, द फर्स्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट है। जो पहला पीरियड है, अब देखो कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 8 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें आपके पास एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम, मतलब दो आपके पास एलिमेंट हैं बस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ पर कितने होंगे, 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 23 है विच गैस इज यूज एज अ वेल्डिंग गैस। कौन सी गैस होती है जो वेल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो वो आपके पास होती है एसिटाइलिन, इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास है एसिटाइलिन बी है, या इसको आप जो है ना वो इथाइन भी कहते हैं, C2H2। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है एसिटाइलिन, तो आपके पास है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है विच केमिकल कंपाउंड इज नोन एज किंग ऑफ कंपाउंड। किंग ऑफ कंपाउंड कौन सा होता है, तो वो आपके पास H2SO4 है। और H2SO4 में मैंने आपको पहले भी बताया था NAD में ये 4 बार आया हुआ है। पहली बार इसने पूछा था किंग ऑफ कंपाउंड, दूसरी बार इसने पूछा था किंग ऑफ कोइन भी यही है, तीसरी बार इसने पूछा था सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताओ, और चौथी बार इसने ये पूछा था कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की आखिरी चेंस्टेट निकाल के दिखाएं। तो ये 4 मरतबा आया हुआ है। तो यहाँ पर किंग ऑफ कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये आपके पास हो गया। मीथेन मालिक्यूल पद्धति विच आर द फॉलोइंग मालिक्यूलर ज्योमेट्री। मीथेन की ज्योमेट्री क्या होती है, तो मीथेन का ये आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके से आपके पास है टेट्राइडल होती है, ठीक है। तो ये आपके पास है टेट्राइडल ज्योमेट्री बन जाती है। तो सिंपल आपके पास ये टेट्राएड्रल ज्योमेट्री है, और एंगल जो है वो 109.5 है, और मीथेन में जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 होती है। तो यहाँ पर टेट्राइडल अवेलेबल है। उसके बाद है प्रोटॉन वाज डिस्कवर बाय, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, वो जो है ना वो गोल्डस्टीन था। तो 26 का आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन और मिलिकॉन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों याद कर लेना। उसके बाद 27 है यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट का यूनिट जो है वो डबाई होता है, डेबी जिसको हम कहते हैं। तो 27 का डी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है विच लिक्विड है मोर विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी किस में ज़्यादा होगी, अब यहाँ पर जो ग्लाइसरीन है उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब जो ग्लाइसरीन में विस्कोसिटी इस वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें ना जो है वो 3 OH ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर एक OH ग्रुप है, यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो। अब इथेनॉल में एक OH ग्रुप है, यहाँ पर 3 OH ग्रुप है। बेंजीन में तो होता ही नहीं होते, वाटर में एक OH ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखो पोलरिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर विस्कोसिटी जो है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर विस्कोसिटी इसमें ज़्यादा है, और ये हमेशा आता भी है, ग्लिसरीन पूछते हैं विच लिक्विड हैज मोर विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी डेफिनेशन क्या आता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। तो विस्कोसिटी का यूनिट भी आता है, पायोल आता है, ये भी याद रखना। 28 का आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद 29 है एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय CFC, वाटर वेपर, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 29 का ए ऑप्शन है। उसके बाद है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन। अब ये सवाल अच्छे से रीड करना। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो है ना, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो 6A ग्रुप का है। जब 6A ग्रुप का मीन्स इसके जो लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वैलेंसी नहीं पूछ रहा। मेरान में जो सवाल आया था ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछ रहा था, वो -2 है। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6A ग्रुप का होता है। तो यहाँ पर आपको 8 करना है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वैलेंसी नहीं पूछ रहा। अगर वैलेंसी पूछे तो यहाँ पर सीट करना है। उसके बाद यहाँ पर है 31, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट। जो फिल्ट्रेशन जो हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं, तो किस पे करते हैं, सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। अब जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर कोई लिक्विड है, उसमें कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल है, तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो 31 का बी ऑप्शन है। तो इन पे भी हम नहीं करते, सिंपली इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे ना, तो उस पर जो है ना वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं सेपरेट करने के लिए, क्योंकि वो हल ही नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है। उसके बाद 32 है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर मर्करी लेवल इन कैपिलरी ट्यूब। मतलब सिंपल जो लोअर मर्करी लेवल आपके पास जो होती है वो इस वजह से होती है, तो वहाँ पर वो आपके पास होती है सरफेस टेंशन की वजह से। नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर बाय, अब HNO3 जो आपके पास है नाइट्रिक एसिड, वो इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है। तो 33 का आपके पास सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद 34 है एवापोरेशन। एवापोरेशन ये तो एक मतलब मेरन में भी आया हुआ था, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कूलिंग। जब एवापोरेशन आपको पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो वो कूलिंग क्रिएट करता है, खास करता है। तो 34 का आपके पास है सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 35 है कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन। कोवलेंट कंपाउंड किस में सॉल्युबल होते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड जो है ना वो नॉन पोलर में होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक के मिसाल के तौर पर वो नॉन पोलर में सोल्यूबल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस तरीके से बेंजीन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, वो नॉन पोलर, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो जो कोवलेंट कंपाउंड जो जनरली होते हैं वो नॉन पोलर में सॉल्यूबल होते हैं। उसके बाद 36 है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर शेयरिंग आ गया, तो शेयर तो सिंपल आपके पास तो कोवलेंट तो होगा ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बने उसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास 36 में ऐसा कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर मगर डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तो होगा, ठीक है। तो इसको ही करते हो डबल कोवलेंट, डबल, ठीक है, यहाँ पर एडिट कर देते हैं हम डबल कोवलेंट बॉन्ड, याद रखना। एक होता है अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बने, शेयरिंग ऑफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो सिंगल, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आपके पास यहाँ पर पेयर लिखा हुआ है, ठीक है ना। पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पेयर मतलब टोटल अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है अमंग सॉलिड द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज एग्जिबिटेड बाय। अमंग सॉलिड, सॉलिड में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपके पास वो कोवलेंट सॉलिड की होती है, हार्ड होते हैं। 2 सब्सटेंस दैट हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी। अब 2 ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फस। अब आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मतलब शेप है, तो सेम शेप है। 2 सबस्टेंस है सेम क्रिस्टल, तो यहाँ पर आइसोमॉर्फस हो जाएगा। 39 है इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप मतलब कि डाउन द ग्रुप आपके पास होगा, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ना वो डिक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास शेल बढ़ जाएगा। जब शेल बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। उसके बाद 40 है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल मतलब, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड जो है ना वाटर रिमूव हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल ये आपके पास C2H5OH है। मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखाता हूँ, इसको हम जो है ना वो इस तरीके से,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे दें, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन हो गया, ये OH आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन का मतलब है इसमें वाटर रिमूव हो जाएगा। अब देखो ये वाटर बन रहा है, ये रिमूव हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये जो है वो यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड की सूरत अख्तियार कर लेगा। तो मतलब ये आपके पास जो है वो दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक तो वैसे ही बॉन्ड है, दूसरा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर CH2 इस तरीके से। तो देखो आपके पास ये बन गया अल्कीन, क्या बना, अल्कीन, ठीक है, जिसको हम इथिन कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद 41 है कंपाउंड है सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर कंपाउंड है उनका मालिकुलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हम उसको कहते हैं आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो 41 का सी ऑप्शन है। उसके बाद 42 है विच सब्सटेंस है मोर सरफेस टेंशन। अब वो कौन सा सब्सटेंस है जिसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। तो सरफेस टेंशन जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसमें ज़्यादा होती है, तो मरकरी में मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर में नहीं है, इथेनॉल में नहीं है, किताब की लाइनें बाकायदा MCQ दिया हुआ है उसमें भी। तो 42 का आपके पास है सी ऑप्शन है मरकरी। व्हिच मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। इनमें कौन सा ऐसा है जो इनर्ट गैस होगा। इनर्ट गैस का मतलब आपके पास जो है वो एटे ग्रुप होगा, जिसको हमें जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। नोबल गैस आपके पास है, ये सारे आपके पास जो है ना उसको हम कहते हैं इनर्ट गैस, 8वें ग्रुप के कहते हैं। तो आपके पास आर्गन जो है वो आर्गन आपके पास इनर्ट गैस है। तो यहाँ पर 43 का ए ऑप्शन है। उसके बाद है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्ट इन। जब अनइक्वल आपके पास होगी तो वो हो जाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो आपके पास हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। तो इस तरीके से पोलर कोवलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है। और उसके बाद 44 है एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम पे डिपेंड करें उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। मतलब जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करे उसको हम कहते हैं, तो स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करे उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो 44 का आपके पास यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद 45 है लीचेस्टर प्रिंसिपल इज ए जनरलाइजेशन विच इनेबल्स अस टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब जो लीचेस्टर प्रिंसिपल है उसमें कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। प्रेशर करता है सिर्फ, लीचेस्टर प्रिंसिपल में कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। प्रेशर, सिंपल प्रेशर, टेम्परेचर और कंसनट्रेशन, ये तीनों करते हैं। टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, जी हाँ दोनों करते हैं। मगर देखो यहाँ पर ये जो है ना इस स्टेटमेंट में यहाँ पर 3 फैक्टर्स लिख लें तो मोस्ट एक्यूरेट जवाब आपके पास 45 का बी बनता है, क्योंकि प्रेशर भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया और कंसनट्रेशन भी आ गया। उसके बाद 46 है रिएक्शन रेट। केमिकल काइंड्स में हम पढ़ते हैं वो किस पे मतलब यहाँ पर उसका यूनिट क्या है। तो रिएक्शन रेट इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। या आपके पास कंसनट्रेशन है तो कंसनट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर DM क्यूब, क्लियर है। और ये टाइम का होता है, इसको हम इस तरीके से भी कहते हैं 1/सेकंड। तो यहाँ पर आपके पास जो बनता है ये आपके पास है मोल, ये ऊपर चला जाएगा तो DM क्यूब, मगर यहाँ पर अब ये इन्वर्स है क्योंकि ऊपर चला गया, और सेकंड भी ऊपर चलाएगा तो इन्वर्स है। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास जवाब है। तो ये जो आपके पास है मोल DM क्यूब माइनस में है, सेकंड भी माइनस में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया है कि स्टेट फंक्शन वो होता है जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करे, पाथ पे ना करे। तो जो स्टेट फंक्शन आपके पास कौन सा नहीं है, तो वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। बाकी जितने भी है इंथाल्पी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, ये स्टेट फंक्शन है। उसके बाद है 48 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सल्फर के सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। H2SO4 में सल्फर की हाइड्रोजन की +1 होती है और सल्फर की निकालनी है, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दो। ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 वो बराबर 0। तो यहाँ पर ये +2, ठीक है, और ये सल्फर -8 बराबर आपके पास हो गया 0। ये सल्फर -8 +2 ये -6 बराबर हो गया 0। सल्फर -6 उधर जाएगा तो आपके पास ये +6 बन गया। तो यहाँ पर +6 है तो 48 का डी ऑप्शन है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में हो जाएगा उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये आपके पास सब्लिमेशन हो गया।
सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद 50 है, अ सॉल्यूशन विद अ pH लेस देन 7। अगर 7 से कम है pH, मतलब 0 से 7, 7 से 14, जो 0 से 7 आपके पास होती है वो होता है एसिड, 7 से 14 बेस और 7 न्यूट्रल। अ सॉल्यूशन विथ pH लेस देन 7 तो आपके पास ये एसिडिक होगा, तो 50 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। अब यहाँ पर ये 50 MCQ जो आपको मैंने करवाए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो मेरी तो आपको यही सजेशन है, जो मैंने आपको कह रहा हूँ कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है 16 की 16 ऑलमोस्ट हैं, तो वो याद करो। और जो आपके पास है कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है या वाशिंग सोडा, ये सारे के सारे फार्मूलाज है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब ये जो मैंने आपको गाइडेंस थोड़ी दी है, पास पेपर मैंने आपको कल करवाया था और आज वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि 6 से 7 सवाल थे, वो मैंने वीडियो जो स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने आपको बता दिए थे बेटा ये आए और रिपीट थे सारे के सारे सवाल।